जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक ईपी बोर्ड में स्वागत है। आज का वीडियो ईपी बोर्ड कक्षा 9 प्रश्नावली 6 रेखाएं और कोण पर आधारित है। इस प्रश्नावली में हम दिए गए पॉइंट को पढ़ेंगे। इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं, बिंदु दे रखा है, रेखा दे रखा है, किरण, रेखाखंड, संरेख तथा असंरेख कोण व कोण के प्रकार, कोणों के युग्म, कोणों का अर्धत, आसन्न कोण, कोणों का रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, कोणों के युग्मों के मध्य संबंध, इन पॉइंटों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, बिंदु की बात करें, तो बिंदु की अगर हमें परिभाषा देनी हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वह सूक्ष्म चिन्ह जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ही ऊंचाई हो, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। तो ये हमारी किसी पेंसिल या पेन द्वारा अगर हम रख देते हैं किसी समतल पर तो वो हमारी बिंदु कहलाएगी। फिर रेखा की परिभाषा देना हो तो जो हमारी रेखा होती है बिंदुओं का समुच्चय होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिंदुओं के सरकने से या बिंदुओं के इकट्ठा होने से हमारी रेखा बनती है। और रेखा का एक मूल गुण होता है कि रेखा के दोनों सिरे सीमित नहीं होते हैं। तो हम लोग रेखा अगर बनाना चाहें तो रेखा को हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं। फिर हम लोग किरण की बात करें तो जो किरण की परिभाषा देना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि रेखा का वह भाग जिसका एक सिरा स्थिर हो और दूसरा सिरा स्थिर न हो उसे हम लोग किरण कहते हैं। अगर एक सिरे को स्थिर किए दूसरे सिरे को स्थिर नहीं किए, ये हमारी किरण हो गई, जिसे हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं। अगर हम रेखाखंड की बात करें तो हम लोग रेखाखंड की परिभाषा दे सकते हैं कि रेखा का वह भाग जिसके दोनों सिरे रेखा का वह भाग जिसके दोनों सिरे निश्चित हों उसे हम लोग रेखाखंड कहेंगे। जैसे ये हमारी रेखा हो गई, इसके ए बी दो सिरे हो गए, तो ये हमारी जो ए बी हुआ ये हमारा रेखाखंड हुआ, जिसे हमें इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब अगला संरेख तथा असंरेख की बात करेंगे। तो अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग देंगे कि तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक सरल रेखा पर स्थित हो तो वह संरेख कहलाएंगे। अगर एक रेखा पर स्थित एक सरल रेखा पर स्थित ना हो तो वह असंरेख कहलाएंगे। इसे हम लोग जैसे एक हमारी ये रेखा अगर इस पर ए बी और सी और डी तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक सरल रेखा पर स्थिर है तो ये संरेख बिंदु कहलाएंगे। इसको कहा जाए तो संरेख बिंदु होगा, संरेख बिंदु। अगर इसी बिंदुओं को ऐसे हम लिख लें, ऐसे लिख दें, अगर इस बिंदुओं को ऐसे लिख दिया जाए और इसे मिला दिया जाए तो ये संरेख बिंदु नहीं होंगे। अब अगले पॉइंट की बात किया जाए तो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कोण व कोण के प्रकार। अगर कोण की परिभाषा की जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी स्थिर बिंदु से जाने वाली दो किरणें कोण का निर्माण करती हैं। ये हमारी स्थिर बिंदु है, इससे जो दो किरणें जाएंगी कोण का निर्माण करेंगे, कोण का निर्माण करेंगी। अगर कोण आप लोग जान गए तो अब कोण के प्रकार की बात करें तो हम लोग कोण के प्रकार की बात करें तो कोण निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग कुछ कोणों को देखेंगे। जैसे अगर कोण पहला कोण की बात करें तो इसे कहते हैं शून्य कोण, पहले कोण को कहते हैं शून्य कोण, दूसरे कोण को कहते हैं न्यून कोण और तीसरे कोण को कहते हैं समकोण। वहीं चौथे कोण को कहते हैं हम लोग अधिक कोण। वहीं पांचवें कोण को हम लोग कहते हैं ऋजु कोण। वहीं छठे कोण को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती कोण। वहीं हम सातवें कोण को कहते हैं संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। अगर हम शून्य कोण की बात करें तो अगर हम किसी किरण पर एक और किरण बना दें तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो हमारा शून्य कोण होता है। अगर न्यून कोण की बात करें तो किसी उभयनिष्ठ से जाने वाली दो किरणों के बीच
अगर न्यून कोण की बात करें तो किसी उभयनिष्ठ बिंदु से जब दो किरणें जाती हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है 0 अंश से अगर बड़ा हो, 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो तो उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। वहीं समकोण की बात करें तो जिस कोण का मान 90 अंश हो उसे हम लोग समकोण कहेंगे। अगर वहीं अधिक कोण की बात करें तो जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो उसे हम लोग अधिक कोण कहेंगे। वहीं ऋजु कोण की बात करें तो ऋजु कोण जो हमारा होता है 180 अंश के बराबर होता है। अगर इसे हम दर्शाना चाहें तो इसे हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, इसे दर्शाना चाहें तो हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं। अगर ऋजु कोण को दर्शाना चाहें तो एक हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं। अगर प्रत्यावर्ती के कोण की बात किया जाए तो प्रत्यावर्ती कोण को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। ये जो कोण होगा इसी को हम लोग प्रत्यावर्ती कोण कहेंगे। प्रत्यावर्ती, इसका मान 180 अंश से बड़ा होना चाहिए और 360 अंश से छोटा होना चाहिए। तीन 60 अंश से छोटा होना चाहिए। अगर हम संपूर्ण कोण की बात करें, इस संपूर्ण कोण का जो मान होता है 360 अंश के बराबर होता है। इसे हम अगर दर्शाना चाहें तो एक बिंदु O है, इसके चार परितः जो कोण होगा ये 360 अंश का होगा, जिसे हम लोग संपूर्ण कोण कहेंगे। अब हम लोग कोणों के प्रकार के बाद कोणों के युग्म पर आ जाएंगे। अगर हम कोण के युग्म की बात करेंगे हम कह सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग एक पूरक तथा संपूरक के बराबर हो उसे हम लोग कोणों के युग्म कहते हैं। तो इस कोणों के युग्म में हम लोग पूरक और संपूरक दो नाम रख रहे हैं। तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि कोणों के युग्मों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहले को हम लोग पूरक, दूसरे को हम लोग संपूरक। जो हमारी पूरक कोण होती है, तो अगर हम पूरक कोण की परिभाषा दें तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 90 अंश के बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अगर हम ऐसे करते हैं, अगर एक कोण अगर हमारा x है, अगर हमारा एक कोण x अंश है, तो अगर हम पूरक कोण की बात करें तो पूरक कोण हमारा हो जाएगा 90 माइनस x अंश। वहीं अगर हम संपूरक कोण की बात करें तो हम लोग इसकी परिभाषा दे सकते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर हो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अगर हमें संपूरक कोण की परिभाषा देनी हो तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर हो तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर हम इस कोण की बात करें, AOB की बात करें, तो ये हमारा AOB 180 अंश के बराबर होगा। अगर इसका एक कोण x अंश है तो अगर इसका संपूरक कोण की बात करें तो संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x। ये हमारा पूरक और संपूरक कोण थे। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, कोणों का अर्धक। अगर हम कोणों के अर्धक की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई उभयनिष्ठ भुजा किसी कोण को दो समान भागों में बांटे तो उसे कोणों का अर्धक कहते हैं। जैसे ये हमारा कोई कोण है AOB, अगर इसे कोई उभयनिष्ठ भुजा OD समान दो भागों में बांट दे, अर्थात हमारा AOD बराबर कोण DOB बराबर 1/2 AOB हो जाए तो ये कोण का OD जो होगा अर्धक होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक आसन्न कोण की बात करेंगे। अगर हम आसन्न कोण की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं
ऐसे दो कोण जिसका एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा शेष दोनों भुजाएं एक उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशाओं में हो तो वे एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कहता है कोणों का रैखिक युग्म। कोणों के रैखिक युग्म की बात किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे दो आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त शेष दो भुजाएं एक सीधी रेखा का निर्माण करें उसे हम लोग कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। कहने का मतलब ये हमारा ओ बिंदु हो गया, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई ओ डी। अगर हम जो हमारी शेष दो भुजा है एक सरल रेखा का निर्माण करें, एक सरल रेखा का निर्माण करें तो ये हमारी जो होगी एक कोणों का रैखिक युग्म होगा। अब अगले टॉपिक की बात करें, जो अगला टॉपिक का रहा है शीर्षाभिमुख कोण। अगर शीर्षाभिमुख कोण की बात की जाए, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के सम्मुख भुजाएं जो होती हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाती हैं। जैसे हम कोण ए और कोण 2 का नाम दें तो ये कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण 2 होगा। उसी प्रकार अगर हम इसे 3 नाम दें, इसे 4 नाम दें तो 4 का शीर्षाभिमुख कोण 3 होगा। तो इसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अगर हम लोग अब अंतिम पॉइंट यानी 12वां कोणों के युग्मों के मध्य संबंध की बात करें तो कोणों के युग्मों के मध्य संबंध की बात करें तो कोणों के रैखिक युग्म जो होते हैं उनका योग 180 अंश के बराबर होता है। उनका योग 180 अंश के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब कि हमारा AOD प्लस कोण BOD बराबर होगा 180 अंश के। अगर दूसरे रेखा युग्म के संबंध की बात करें तो रेखा युग्म जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात अगर इस चित्र की बात किया जाए तो इसमें कोण A बराबर हो जाएगा कोण 2। अर्थात फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। तो हमारे शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह हमारा वीडियो रेखाएं और कोण पर आधारित था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।